नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह वो तस्वीर है जिसकी गूंज कश्मीर की वादियों में सुनाई दी। यह तस्वीर श्रीनगर की है और आज मुझे इस तस्वीर का गवाह बनने का मौका मिला। मैंने देखा और महसूस किया, आज 32 साल के बाद श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला। एक मल्टीप्लेक्स का खुलना दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता, चेन्नई तो छोड़िए, मुरादाबाद, सहारनपुर, भटिंडा, रोहतक, भिवानी, भरूच जैसे 2 टियर सिटीज के लिए भी कोई साधारण सी बात है। लेकिन श्रीनगर के लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स का खुलना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। हो सकता है कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को यह बात सुनकर हैरानी हो, लेकिन यह सच आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आज के कश्मीर के नौजवान पीढ़ी ने तो कश्मीर घाटी में कभी सिनेमाघर, थिएटर देखे ही नहीं थे। इसीलिए आज कश्मीर में 32 साल के बाद जब पहला मल्टीप्लेक्स शुरू हुआ तो लोगों के चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिनमें कश्मीर के नौजवान लड़के लड़कियां थिएटर के बाहर लाइन में खड़े होकर टिकट खरीद रहे हैं, हॉल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। मैं उन लोगों की बात आपको सुनवाऊंगा जिनके मन में कभी श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स में बैठकर फिल्म देखने की तमन्ना थी। यह तमन्ना आज पूरी हुई। सलमान खान की पहली सुपर फिल्म मैंने प्यार किया थी, लेकिन वो फिल्म भी कश्मीर के लोग अपने थिएटर्स में नहीं देख पाए। थिएटर्स नहीं थे उस जमाने से। और इसके कई साल बाद सलमान की बजरंगी भाईजान जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कश्मीर में हुई थी, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को यह फिल्म देखने के लिए बाहर के थिएटर्स में जाना पड़ा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद है जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मैं सलमान के साथ 3 दिन तक पहलगांव में था। उस समय सलमान ने मुझसे कहा था, जिस फिल्म में इतने सारे कश्मीरी लोग काम कर रहे हो, फिल्म की मेकिंग में इतने सारे कश्मीरी इन्वॉल्व हो, जो फिल्म कश्मीर में शूट की जा रही हो, उस फिल्म को देखने के लिए कश्मीर में थिएटर नहीं है, इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। आज जब श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो मुझे सलमान की वो बात बार बार याद आई। मुझे लगा अब कश्मीर के लोगों को फिल्में देखने के लिए जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कश्मीर में लोग बजरंगी भाईजान भी देख सकेंगे और जब तक है जान का लुत्फ भी ले सकेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि श्रीनगर में जो मल्टीप्लेक्स बना वो एक कश्मीरी परिवार ने बनाया। वो भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनकी बात भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले 32 साल के बाद श्रीनगर में बने शानदार मल्टीप्लेक्स की तस्वीरें देखने लायक हैं। श्रीनगर में आज जिस मल्टीप्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ वो देश के किसी भी शहर के बड़े से बड़े मल्टीप्लेक्स से किसी लिहाज से कम नहीं है। बड़ी स्क्रीन, शानदार साउंड सिस्टम, स्नैक्स का इंतजाम, उसी कॉम्प्लेक्स में फूड कोर्ट, सब कुछ है एक छत के नीचे 3 थिएटर। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में बने इस आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स की सीटिंग कैपेसिटी 520 है। यह मल्टीप्लेक्स जाने माने कश्मीरी पंडित विजयधर ने बनाया है। विजयधर मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्हें मैं 40 साल से जानता हूं। विजयधर एक जमाने में राजीव गांधी के सलाहकार हुआ करते थे। उनके पिता डीपी धर इंदिरा गांधी के सलाहकार हुआ करते थे। विजयधर ने कश्मीर में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया, बड़ा अच्छा स्कूल बनाया। उनके दिल में कश्मीर और कश्मीरियत सबसे ऊपर है। जब कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ उस वक्त भी विजयधर के परिवार के कश्मीर में थिएटर थे, लेकिन आतंकवाद ने सब तबाह कर दिया। विजयधर फिर से कश्मीर में मल्टीप्लेक्स बनाने का सपना संजोए रहे और आज उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदल कर दम लिया। विजयधर आज क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे, ये मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले उन कश्मीरियों की बात सुनिए जिनके लिए श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स बना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिनेमा हॉल देखा ही नहीं, क्योंकि 32 साल से कश्मीर में एक भी थिएटर नहीं था। अब 32 साल बाद श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स खुला तो नौजवानों का जोश देखने लायक था। इंडिया टीवी के संवाददाता मंजूर मीर आज मुझे मिले थे। उनको कुछ ऐसे लोग मिले जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ, यानी सिनेमा हॉल बंद होने के बाद। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो भी अपने घर के पास नई नई फिल्में
मल्टीप्लेक्स की फैसिलिटी के साथ बड़े आराम से और बड़ी शान से देख सकें। So since my birth, I think पहली बार हम मल्टीप्लेक्स खुला है, so it's definitely an exciting step for someone like me who is a movie enthusiast, जो हर दिन अपने मोबाइल पे नेटफ्लिक्स पे अमेजोन पे मूवीज़ देखता है, जो विंटर्स में बाहर जाता है और वहाँ पर आई मेक श्योर कि अगर मैं एक महीना में बाहर हूँ तो 4 वीकेंड्स में मूवीज़ देखूँ। तो कश्मीर में मल्टीप्लेक्स आया, वो भी आइनॉक्स आया। इट्स नॉट अ सिंगल स्क्रीन, इट्स अ मल्टीप्लेक्स विद 3 ऑडिटोरियम्स। तो इट्स डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप एंड इट्स डेफिनेटली गोना बी एक्साइटिंग फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर। शायद हमने थिएटर देखे नहीं है, और उससे पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने न सिर्फ फिल्मों को शूट होते देखा, यहाँ डल झील से लेकर निगीन तक, लाल चौक से लेकर पैलेडियम तक, शाह सिनेमा, पैलेडियम, नाज क्रॉसिंग और उसके बाद नीलम, ये जो थिएटर हुआ करते थे, यहाँ पर मूवीज लगती थी। उसके बाद तमाम एज के लोग जो थे उस वक्त के माहौल के हिसाब से जाते थे। लेकिन कश्मीर में 30-40 वर्षों में कोशिश सरकार ने की, लेकिन थिएटर वापस नहीं लाए। लेकिन एक नई कोशिश, एक नया एक्सपीरियंस है, चूंकि ये सिक्योरिटी प्रेमिसेस के आसपास में इलाका है, और उम्मीद की जाती है कि ये जो नया तजुर्बा है शायद कामयाबी के जीने चढ़ेगा। नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल सी है। देश के बाकी कोनों में ये बिल्कुल नॉर्मल है। कश्मीर में ये हिस्टोरिक इसलिए है, जिस तरीके से हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट से भी दूर रखा जाता था, तो मुझे लगता है ये आज का दिन हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारी इस जनरेशन के लिए, आपकी मेरी एज के लिए एक तोहफा है। मुझे लगता है जब 90 में ये हालात हुए खराब, तब से किसी ने यहाँ, मेरी एज में भी, मेरी जनरेशन के लोगों ने भी यहाँ कोई थिएटर नहीं देखा। और ये जो आज इससे पहले ऑनरेबल एलजी साहब ने शुपियान और पुलवामा में थिएटर्स इनॉग्रेट किए, ये अद्भुत है। मैं सब लोगों को मुबारकबाद करना चाहती हूँ। स्पेशल स्क्रीनिंग देखकर कैसा लगा आपको? मुझे लगता है वो वापस वो बचपन का दौर, जब कभी सिनेमा देखने का मौका मिलता था, और वापस वही फीलिंग जम्मू कश्मीर में, आपके ही होम टाउन में, बहुत खूबसूरत है। श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स को लेकर लोगों में कितना क्रेज है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोग तो 30 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म के लिए आज ही टिकट लेने पहुंच गए। इनका कहना है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्मों को देखने के लिए वो कई बार जम्मू तक चले जाते थे, लेकिन अब घर के पास मल्टीप्लेक्स खुल गया है। कुछ लोग इसे जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, रोजगार मिलेगा। लेकिन सबको पता है कि मल्टीप्लेक्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। कोई फूड कोर्ट की बात करता है तो कोई बच्चों के प्लेइंग एरिया की। मैं आया था, मैंने सोचा था मैं एक टिकट बुक कर लूं, तो उन्होंने कहा कि कल आप आ जाइए और पहली टिकट जो है आप ही को देंगे, क्योंकि आज यहाँ पे इनॉग्रेशन था। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, तो कुछ दिनों के बाद मैं आऊँगा और टिकट लूँगा। और मैं सोचता हूँ कि मैं फैमिली के साथ आऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है, और खासकर फैमिली को जो है ध्यान में बना के रख दिया गया कि फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए अलग स्पेशल कुछ हो रहा है, ये एक अलग अनुभव होगा, एक एंटरटेनमेंट का ऐसा मजा लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हम दिल्ली जाते थे, जम्मू जाते थे, मैं जाता हूँ, पहली फिल्म होती थी मैं जम्मू जाता था। आई थिंक अच्छा रहता है कि इधर ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, नज़दीक ही है। सोनामार्ग में आप बोल रहे हैं ना, ज़्यादा नज़दीक ही है, अच्छा रहेगा, कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा। जी, खुशी की बात यह है कश्मीर के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे पुराने हालात जैसे थे अभी वैसा कुछ है नहीं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं कहूँगा कि करियर अपॉर्चुनिटी। इधर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कश्मीर में, सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही नहीं बल्कि पुलवामा में और इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। तो यूथ के लिए बढ़िया चांस है कि अपना जो बॉलीवुड में करियर है, मल्टीप्लेक्स में, सिनेमा में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। आप जानते ही होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, मेरे जैसे युवाओं को तो सर इसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। वेलकम स्टेप है, एटलीस्ट टूरिस्ट के लिए, बाहर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो भी जो वो एंजॉय करेंगे, उनके लिए एक और ये फैसिलिटी है यहाँ पे, ये अच्छा स्टेप है। तो बच्चों के लिए ऊपर गेम्स के लिए भी उनने मल्टीप्लेक्स में सब कुछ आता है, बच्चे यहाँ भी इनको एक्सपोजर मिलेगा यहाँ के बच्चों को।
श्रीनगर में आज जिस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हुआ उसमें लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। 30 सितंबर से इस मल्टीप्लेक्स में आम लोग फिल्म देख सकेंगे। 30 सितंबर को इस मल्टीप्लेक्स में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा दिखाई जाएगी। आज इस फिल्म का प्रोमो दिखाया गया और 30 सितंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो देश भर के दूसरे दर्शकों की तरह कश्मीरी आवाम भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में विक्रम वेधा देख सकेंगे। 32 साल बाद फिल्मों के मामले में कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि कश्मीर में पहले सिनेमा हॉल नहीं थे। 1990 से पहले कश्मीर घाटी में 15 सिनेमा हॉल थे, जिनमें से 9 श्रीनगर में और 6 सिनेमा हॉल दूसरे जिलों में थे। श्रीनगर में ब्रॉडवे, रीगल, नीलम, फिरदौस, शिराज, खयाम, नाज और शाह थिएटर थे। बहुत लोग इनमें फिल्में देखने जाया करते थे। 1989 में 1989 में जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद शुरू हुआ तो सिनेमा को गैर इस्लामी बताकर थिएटर बंद करने को कहा गया। अल्लाह टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने 31 दिसंबर 1989 तक सिनेमा हॉल बंद न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी और 1 जनवरी 1990 को सभी थिएटर बंद हो गए। हालांकि एक बार पहले भी सिनेमा हाउस को खोलने की कोशिश की गई थी। 1999 में 1999 में श्रीनगर में रीगल, नीलम और ब्रॉडवे 3 थिएटर खोले गए, लेकिन आतंकवादियों ने रीगल सिनेमा हॉल में पहले ही दिन शो के दौरान हमला किया, बम फेंका गया। इस हमले में शख्स की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए थे। हमले के बाद रीगल सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया। खौफ के कारण ब्रॉडवे और नीलम थिएटर भी बंद कर दिए गए, लेकिन सिनेमा हॉल सिक्योरिटी कैंप में तब्दील हो गए। जबकि कुछ सिनेमा हॉल्स में होटल और हॉस्पिटल तक खुल गए। लेकिन अब श्रीनगर में फिर से थिएटर खुला है, वो भी सिंगल स्क्रीन नहीं, एक सिनेमा हॉल नहीं, बल्कि मल्टीप्लेक्स है। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में ये मल्टीप्लेक्स बनाया गया है। करीबन इसमें 520 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। हालांकि आज इस मल्टीप्लेक्स में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है और 30 सितंबर से विक्रम वेधा की पहली फिल्म जो है इसमें दिखाई जाएगी। कश्मीर में 90 में जैसे ही मिलिटेंसी का आगाज हुआ उसके बाद यहाँ जितने भी सिनेमा थे, करीबन 15 थिएटर्स कश्मीर में थे, जिनमें से 9 थिएटर श्रीनगर में मौजूद थे। वो हिंसा के कारण जो है बंद करने पड़े थे। हालांकि सरकार ने बाद में एक बार फिर कोशिश की कि सिनेमास को खोल दिया जाए, लेकिन सरकार की वो कोशिश नाकाम हो गई। कश्मीर में सिनेमाघर आतंकवाद के कारण बंद हुए थे, ये भी बहुत से लोगों को याद नहीं है। आज मल्टीप्लेक्स का खोलना इस बात का जवाब है कि अब कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो रहा है। ये कश्मीर में बदलाव का सबूत है। इस बदलाव में सरकार ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन मल्टीप्लेक्स बनाने वाले विजयधर का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। आज विजयधर ने कहा कि उन्होंने नफे नुकसान के लिए, बिजनेस के लिए मल्टीप्लेक्स नहीं बनाया। यह काम उन्होंने दिमाग से नहीं, दिल से किया है। वो कश्मीरी हैं, कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना चाहते हैं। आज विजयधर ने कहा कि जिस दिन 1990 में उनका थिएटर बंद हुआ था, उस वक्त उसमें फिल्म चल रही थी यतीम। आतंकवाद ने कश्मीर को यतीम बना दिया था। अब कश्मीर को फिर से आबाद करना है, कश्मीर का कर्ज चुकाना है। 30 साल पहले जब हमने सिनेमा बंद किया, लास्ट फिल्म वहाँ थी यतीम। मेरे स्टाफ मेंबर्स ने मुझे कहा, सर आज से हम यतीम हो गए। तो उनको मैं आज बुलाऊंगा कि भाई अब फिर हम दोबारा उसी दर्जे पे पहुँचेंगे। कुछ काम होते हैं जो आप दिमाग से करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि साहब इसका रिस्क है, नहीं है, प्रॉफिट है, लॉस है। कुछ काम होते हैं जो आप दिल से करते हैं। ये हम काम कर रहे हैं दिल से, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल इंटरेस्ट। तो मुझे यकीन है कि इसको लोग भी सराहेंगे, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी एक इश्क है, उसमें अच्छा बुरा जो भी होगा उस पर हम फेस करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप देखिए ना, आपके टूरिस्ट मेहमान जो आते हैं वो शाम को पूछते हैं भाई हम करें क्या। आप कम से कम कल उनको कह सकते हैं कि भाई आप पिक्चर देखने चलो या आप खाना खाने चलो। आप भी उसी तरह से एंजॉय कीजिए पिक्चर, जैसे मैं जम्मू में जाके एंजॉय करता हूँ या दिल्ली में जाके एंजॉय करता हूँ। जब हम
कुछ लोग हैं जो यहाँ से जम्मू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पहले पूछते हैं कि फिल्म कौन सी लगी। अब हमारे युवा को वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेटेस्ट फिल्में दिखाएंगे और लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल होगी। यहाँ पे हम अब ट्रेन करेंगे अशरर्स, कुक्स, डिलीवरी पीपल, इन सबको हम ट्रेन करेंगे आस्ता आस्ता, और यही फिर कल को अगले सिनेमाज में काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। विजयधर की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। कश्मीर में मल्टीप्लेक्स बनना सिर्फ फिल्में दिखाने की सुविधा देना नहीं है। एक मल्टीप्लेक्स बनना लोगों की आजादी की निशानी है, खुददारी है, दुनिया से जुड़ने का तरीका है। मल्टीप्लेक्स रोजगार का जरिया बनता है। मल्टीप्लेक्स लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया बनता है और लोगों को बड़े बड़े सपने देखना सिखाता है, और ये ज़रूरी है। अगर आजकल की दुनिया में लोगों को फिल्में देखने को ना मिले, इंटरनेट ना हो, फ़ोन की कनेक्टिविटी ना हो, तो उस इलाके को आप क्या कह सकते हैं? कश्मीर अब तक ऐसा ही था, या कहें कि कश्मीर को ऐसा बना दिया गया था। अब कश्मीर में जो हो रहा है वो कश्मीर को बदल रहा है। जो हो रहा है वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान मैं सोनबर्ग में था। उस वक्त सलमान ने मुझसे कहा था कि कश्मीर की वादियों में उन्हें स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरती दिखाई देती है। स्विट्जरलैंड से ज्यादा बेहतर शूटिंग यहां की लोकेशंस पर करने में मजा आता है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, बेहतर इंटरनेट होना चाहिए, अच्छे होटल्स होने चाहिए, अच्छी कारों की व्यवस्था, गाड़ियां बेहतर हो तो अच्छा होगा। तो फिर कश्मीर को बेहतरीन शूटिंग डेस्टिनेशन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिल्म के लोग वहां जाकर फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती जो उन्हें स्विट्जरलैंड में मिलती हैं। लोकेशन स्विट्जरलैंड से बेटर है। तो आज मैं सलमान से कहना चाहता हूं कि अब कश्मीर में मल्टीप्लेक्स भी है। अब सरकार फिल्मों की शूटिंग के लिए सहूलियत दे रही है। अब आप कश्मीर में फिल्मों को शूट करें, दुनिया को कश्मीर दिखाएं, और कश्मीर के लोग भी अब मल्टीप्लेक्स में आपकी फिल्में देख सकेंगे। एक और एक्टर जिन्हें कश्मीर में शूटिंग करना बहुत पसंद था, लेजेंड थे शम्मी कपूर। उनकी तो तकरीबन हर दूसरी फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होती थी। जंगली, जानवर, कश्मीर की कली, प्रोफेसर साहब, शम्मी कपूर की तमाम ऐसी फिल्में हैं जो मुझे याद हैं जिनकी शूटिंग कश्मीर में हुई। जब शम्मी कपूर की डेथ हुई तो उनकी अस्थियां भी श्रीनगर के मशहूर डल लेक में विसर्जित की गई। ये उनकी इच्छा थी। आज श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का जिक्र किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जहां मल्टीप्लेक्स शुरू हो रहा है, उसी जगह से 100 मीटर दूर 1965 में ब्रॉडवे सिनेमा हॉल खुला था, और वहां जो पहली फिल्म दिखाई गई थी वो शम्मी कपूर फिल्म थी जानवर। मनोज सिन्हा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कश्मीर में आकर शूटिंग करने का न्योता दिया और कहा कि सरकार उन्हें हर मुमकिन सुविधा मुहैया कराएगी। मनोज सिन्हा ने शायराना अंदाज में यह भी मैसेज दे दिया कि अब न डरने की जरूरत है न घबराने की, क्योंकि अब कश्मीर की फिजा बदल गई है, कश्मीर की फितरत बदल रही है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। अरे कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। श्रीनगर में तो आज मल्टीप्लेक्स खुला, लेकिन पुलवामा और शोपियां में 2 दिन पहले सिनेमा हॉल शुरू किए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन दोनों जगहों पर गए, बच्चों के साथ बैठकर फिल्म देखी। मनोज सिन्हा ने कहा जल्दी ही जम्मू कश्मीर के हर जिले में ऐसे मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनंतनाग, बांदीपुरा, गांदरबल, डोडा, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ में भी इसी तरह के सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। और खास बात यह कि पुलवामा में खुले थिएटर में फिल्म देखने के लिए कश्मीर की बेटियों में गजब का जोश दिखाई दिया। हिजाब पहनकर स्कूली छात्राएं फिल्म देखने आई
उन्हें इस साल की सुपर फिल्म RRR दिखाई गई। जो बच्चियां हिजाब पहनकर कभी सिर्फ स्कूल जाती थी, थिएटर में बैठकर फिल्म देखने के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। पहले लोगों को लगता था कि कश्मीर में थिएटर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब पुलवामा और शोपियां में थिएटर में फिल्म लगी तो टिकट विंडो पर लाइनें लग गई। हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हमें उस श्री मोहन सर पे बहुत ही फख्र महसूस हुआ कि उन्हें हमारे लिए बहुत अच्छी सहूलियत मैसर की। अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने आज पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखा। ऐसा हमारे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमें बहुत खुशी हुई इसे देख के, बहुत ही फख्र महसूस हुआ, हमें बहुत मज़ा आया सर। हमें इससे बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, जैसे कि बाकी हर एक जगह पे सिनेमा प्रेजेंट है बट यहाँ पे नहीं था, तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सब लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा स्टेप है यहाँ के बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप लिया। शम्मी कपूर से लेकर यश चोपड़ा तक ऐसे कितने एक्टर और डायरेक्टर थे जो कोशिश करते थे उनकी हर फिल्म में कम से कम एक गाना कश्मीर की वादियों में शूट किया जाए। उनकी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में लोग कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर देखते थे। कश्मीर के लोगों को भी उस पर नाज होता था। जब कश्मीर में मिलिटेंसी के बाद थिएटर बंद हो गए तब फिल्में तो बनती रही, कश्मीर में शूटिंग तो होती रही, लेकिन कश्मीर के लोग 32 साल तक अपने ही कश्मीर को बड़ी स्क्रीन पर अपने ही घरों के आसपास देखने से महरूम रह गए। कश्मीर की वादियों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी, जब तक है जान, हैदर, हाईवे, फैंटम, बजरंगी भाईजान, फितूर और राजी ऐसी तमाम फिल्मों की शूटिंग हुई। लेकिन इनमें से एक भी फिल्म कश्मीर में रहने वाले आम कश्मीरियों ने अपने यहाँ के थिएटर में नहीं देखी। वो इन फिल्मों को या तो टीवी पर देखते थे या इन्हें देखने किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता था। अब कश्मीर के लोग कश्मीर में ही ये सारी फिल्में देख पाएंगे, खुद फिल्में बना पाएंगे, उनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि आज मनोज सिन्हा ने मुझे बताया कि वो जल्दी ही कश्मीर के लिए एक नई फिल्म पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को कश्मीर में शूटिंग करने के लिए सहूलियतें दी जाएगी। लेकिन कश्मीरी नौजवानों को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खास रियायतें मिलेंगी। आज श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स में बैठकर मुझे लगा कि विजयधर जैसे लोग जो थिएटर बनाएंगे वो कश्मीर के नौजवानों को सपने देखना सिखाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जैसे लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करेंगे। यही कश्मीर को एक बार फिर से जन्नत बनाएगा। श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स खुलने से, कश्मीर वैली में सिनेमा हॉल फिर से शुरू होने से नौजवान खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बूढ़े खुश हैं, माएँ बहनें खुश हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है। लेकिन इस मौके पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को मुसलमानों के मजहब से जोड़ने की कोशिश की। ओवैसी ने आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को टैग करके ट्विटर पर लिखा कि आपने पुलवामा और शोपियां में सिनेमा हॉल तो खोल दिए, लेकिन श्रीनगर की जामिया मस्जिद को हर जुमे के दिन बंद क्यों रखा जाता है? कम से कम मैटिनी शो के दौरान तो जामिया मस्जिद को बंद मत करिए। तो मैंने आज मंजूर मीर से, जो हमारे संवाददाता हैं श्रीनगर में, ओवैसी के इस दावे की जांच करने को कहा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद को नमाज के लिए 4 मार्च 2022 को ही खोला जा चुका है। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज नहीं हुई, लेकिन मस्जिद खुली है, वहां रेगुलर नमाज होती है। लेकिन ओवैसी ने ऐसा जताने की कोशिश की जैसे श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुमे के नमाज पर पाबंदी है, जो बिल्कुल गलत निकला। मस्जिद में जुमे की नमाज हो, उसमें लोग आने की इजाजत दी जाए, ये डिमांड करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस डिमांड का मल्टीप्लेक्स से क्या लेना देना? सिनेमा हॉल को, मल्टीप्लेक्स को मस्जिद से जोड़ने का मकसद सिर्फ लोगों को भड़काने की कोशिश है। मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग सब समझते हैं, इस तरह की बातों को तवज्जो नहीं देंगे। कश्मीर के नौजवान खुश हैं, उन्हें सुनहरा भविष्य, एक ब्राइट फ्यूचर सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कश्मीर में पीढ़ियों से जो नेता सियासत कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के बदलाव आज भी मंजूर नहीं है। इसीलिए किसी न किसी बहाने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश होती है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं।
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। वीडियो कुलगांव के स्कूल का था, जिसमें स्कूल के बच्चे महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम गाते दिखाई दे रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने बापू के भजन को बीजेपी और हिंदुत्व से जोड़ दिया। महबूबा ने लिखा कि मजहबी लोगों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना, स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने का आदेश देना, ये कश्मीर में भारत सरकार के हिंदूवादी एजेंडे को बेनकाब करता है। महबूबा ने सिर्फ ट्विटर पर यह बात नहीं लिखी, कैमरे के सामने भी उन्होंने सरकार को कोसा, कहा कश्मीरियों को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको समझ दीजिए भगवान। देखिए, हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, और जिसका सहारा लेके इसको ये जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर की वादी में, वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है, ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी, और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोडसे, जिसकी बीजेपी पूजा करती है। महबूबा जानती हैं कि गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए जान दे दी, कह भी रही हैं, ये भी कह रही हैं कि वो बापू की बहुत इज्जत करती हैं। इसके बाद भी कहती हैं कि स्कूली बच्चों से बापू का प्रिय भजन गाने को कहना गलत है, एक कश्मीरी मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। अब सोचिए, बापू का भजन गाने से कौन सी साजिश हो जाएगी, किसका क्या नुकसान हो जाएगा। महबूबा ने अपनी बात कही, मैं श्रीनगर में था, मैंने अपने संवाददाता मंजूर मीर से कहा कि ज़रा ये पता करके बताओ कि आखिर स्कूलों में बच्चे रामधुन क्यों गा रहे हैं, क्या प्लान है इसके पीछे। मंजूर ने पता करके बताया कि असल में पूरे जम्मू कश्मीर में बापू का जन्मदिन 2 अक्टूबर को बड़े जोश खरोश से बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से 2 अक्टूबर को सभी स्कूलों में रामधुन, बापू का प्रिय भजन गाने का आदेश दिया गया है। उसी सिलसिले में बच्चे रिहर्सल कर रहे थे। रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह, रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह, रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह। जो वीडियो है वो सर ने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, और सर ने हमें कहा था कि ये नीचे उतरो कमरे में और वहीं पर ये प्रोग्राम करना है। तो हम उतरे, उसके बाद हमें पता नहीं है क्या हुआ, कैसे वीडियो वायरल हुआ, कैसे लीक हुआ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। बस सर ने कहा गवर्नमेंट के ऑर्डर से, बाकी में कुछ नहीं मालूम। अब जिस भजन में कहा गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान का कैसे हो सकता है। लेकिन महबूबा ने इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की। महबूबा का जवाब दिया बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने। रविंद्र रैना ने कहा रामधुन तोड़ने का नहीं, जोड़ने का गीत है। उसी तरह जैसे अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ गीत लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती को इस तरह का गैर जरूरी विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। ये वो भजन है जिसके माध्यम से जंगे आज़ादी के उस दौर में महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था।
यहाँ सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में बच्चे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसी प्रार्थनाओं को बोलते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सभी बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस प्रार्थना को भी बोलते हैं। तो कभी किसी ने इस प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इस प्रकार का विवाद विशेषकर जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से जहर घोलकर राजनीति महबूबा मुफ्ती जी को नहीं करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल का वो गीत ज़रूर पढ़ना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस मामले में महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला से सीखना चाहिए। फारूक साहब ऐसे तो पॉलिटिकली आजकल महबूबा के साथ हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजाराम गाने पर कोई एतराज नहीं है। फारूक साहब ने कहा कि वो कई बार भगवान राम के, वैष्णो माता के भजन खुद गा चुके हैं। भजन गाने से किसी का मजहब नहीं बदल जाता। आओगे मोरे द्वार, मोरे द्वार, गली गली ढूंढा, गली गली ढूंढा, नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम मोहे श्याम, मुरली मनोहर कित गए मोरे श्याम मोरे श्याम मुझे ये बताओ, मैं खुद भजन गाता था, तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया? या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है? या वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाता है उससे मांगने के लिए, तो क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाता है? या हमारे कई लोग जो है माता के दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या वो हिंदू बन जाते हैं? नहीं, वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर होगी। वो उसके लोग हैं। फारूक साहब की इसी बात का मैं कायल हूं। ऐसे मुद्दों पर वो अपनी बात बड़ी बेबाकी से, बड़े खुलकर कहते हैं। सियासत छोड़ दीजिए, फारूक साहब आमतौर पर सभी धर्मों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। भजन गाते हुए मैंने कई बार देखा है, कई बार सुना है। उन्होंने मेरे साथ शंकराचार्य मंदिर में श्रीनगर में बैठकर पूजा की है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारी संस्कृति है, ये कश्मीरियत है। महबूबा मुफ्ती बापू के प्रिय भजन को हिंदुओं का भजन बता रही हैं, ये ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने इस भजन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया था। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहा था। इसीलिए पूरे कश्मीर में 2 अक्टूबर को भजन गाया जाएगा। लेकिन महबूबा को इसमें भी दिक्कत है। हालांकि हमारे देश में मौका कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, कम्युनल एंगल, हिंदू मुसलमान का एंगल आ ही जाता है। किसी को इस पर आपत्ति है कि स्कूलों में रामधुन क्यों गाई जा रही है, तो किसी को इस बात पर एतराज है कि स्कूल में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है। अब हिजाब का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, रोज सुनवाई हो रही है। आज भी जोरदार बहस हुई। हिजाब के फेवर में दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा
कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी है। जैसे हिंदू महिलाएं पल्लू से सिर ढकती हैं और इसे सम्मानजनक और अच्छा माना जाता है, उसी तरह हिजाब भी मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके ऑनर के लिए जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता ने कहा, अब सम्मानजनक की परिभाषा बदल चुकी है, इसलिए वो इधर उधर की बात करने के बजाय कानूनी मुद्दों पर बात करें। लेकिन दुष्यंत दवे ने बार बार यही कहा कि मुस्लिम छात्राओं का हिजाब पहनना जरूरी है, यह इस्लाम के एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा है, संविधान इसकी इजाजत देता है और आजादी देता है, इसलिए हिजाब पर रोक मुस्लिम स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। असल में कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया था। हिजाब, बुर्का, केसरिया गमछे या किसी भी तरह का धार्मिक पहनावा स्कूल में, क्लास में पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। इस पर प्रोटेस्ट हुए थे, मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटीशन फाइल की गई थी, जिन पर एक साथ सुनवाई चल रही है। कर्नाटक सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में आज कहा कि हिजाब इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता। तुषार मेहता ने कहा कि 2021 से पहले तो कोई छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल आने की जिद नहीं कर रही थी। अचानक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई, मुस्लिम छात्रों को भड़काया गया। तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब का विवाद अराजकता फैलाने की एक गहरी साजिश है और इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अभी सुनवाई जारी रखेगा। अदालत ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन सियासत होने लगी है। आज जनता दल सेक्युलर के नेता सीएम इब्राहिम ने कहा कि हिजाब पर रोक गलत है। इंदिरा गांधी भी पल्लू डालती थी, हमारी आज की राष्ट्रपति भी पल्लू डालती है। हिजाब भी पल्लू जैसा ही है, इसलिए हिजाब पर रोक लगाना ठीक नहीं है। हिजाब पल्लो है सर पे, हिजाब बोलते, पल्लो बोलते। राजस्थान में कोई औरत, राजपूत औरत चेहरा नहीं दिखाती, पूरा घूंघट रहता चेहरे पे, तो इसको कानून लाते क्या? इसको मतलब बोल के तो उसको मुस्लिम बोल के डिक्लेयर करते क्या? इंदिरा गांधी के सर पे पल्लो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सर पे पल्लो है, वो जो घूंघट उनके सर पे है वो भी क्या पीएफआई की साजिश है क्या? कुछ ना कुछ बोलते हैं आप। भाई भारत की संस्कृति है, सर पे पल्लो डालना, दुपट्टा डालना भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है। कित्तूर चन्नम्मा के सर पे था, उसको तुम हिजाब बोलो, पल्लो बोलो, एक ही है। कोई इंग्लिश, हिंदी में पानी बोल रहा है, इंग्लिश में वाटर बोल रहा। वाटर बोले तो वो अंग्रेज नहीं हुआ, पानी पानी है। नाम बदलता है भाषा के हिसाब से, तो उसको जात का नाम क्यों दे रहे हैं आप? अब देखिए इशू को कैसे मिसलीड करने की कोशिश होती है। ये पूरा मुद्दा स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने का है। इस मुद्दे का हिजाब पहनने पर रोक से कोई मतलब नहीं है। हिजाब पहनने पर किसने रोक नहीं लगाई, सिर्फ स्कूल में यूनिफॉर्म के तौर पर लड़कियों के हिजाब पहन के आने पर आपत्ति की गई थी। अब सीएम इब्राहिम का जो बयान है वो इस बात का इशारा है कि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा खत्म नहीं होगा। मिसलीड करने की कोशिश लगातार की जाएगी, बल्कि हिंदू और मुसलमान की सियासत और तेज होगी। चुनाव भी होने वाले हैं। आज कुरान और गीता को लेकर यहां एक और विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश अगले साल मार्च से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। आज असेंबली में नागेश ने कहा कि बीजेपी सरकार स्कूल में भगवत गीता पढ़ाने के लिए गंभीरता से प्लान बना रही है, क्योंकि भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये छात्रों को मॉरल वैल्यू सिखाएगी, नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर के इस बयान के खिलाफ सबसे पहला रिएक्शन हैदराबाद से आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संघ को इस्लाम की हर बात से दिक्कत है, फिर वो उनका पहनावा हो, खान पान हो, रहन सहन हो या उनकी पवित्र किताब कुरान हो। ओवैसी का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी रिएक्ट किया। प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। नैतिक शिक्षा तो हमें ज्यादातर धर्मों से, बल्कि सभी धर्मों से मिलती है।
हमें तो रोजमर्रा की जिंदगी से भी तमाम नैतिक सबक मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्कूलों से बेहतरीन छात्र निकलें, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सभी धर्मों की नैतिक शिक्षा दें। जब मैं स्कूल में था तो ऐसा ही होता था। तब नैतिक शिक्षा की अलग क्लास हुआ करती थी। तब बाइबल, गीता, कुरान और रामायण जैसी सभी किताबों की बेहतरीन कहानियां पढ़ाई जाती थी। इसी तालीम ने हमें अच्छा नागरिक बनाया, हमारे देश को शानदार बनाया और ऐसी ही पढ़ाई से हमें संविधान की रक्षा करने की सीख मिली। ये सिर्फ भगवाकरण नहीं है, वो ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिससे सिर्फ भगवाकरण ही नहीं हो रहा, बल्कि वो ऐसा करके वैज्ञानिक सोच भी खत्म कर रहे हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपीजमेंट करती है, इसीलिए गीता को स्कूलों में पढ़ाने का विरोध कर रही है। मुझे नहीं पता कि वो गीता की तुलना कुरान या दूसरी किताब से क्यों कर रहे हैं। कुरान एक मजहबी किताब है, भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, क्योंकि इसमें किसी देवता की पूजा की बात नहीं की गई है, न ही गीता में कोई धार्मिक कार्य बताया गया है। भगवत गीता तो मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा देती है और छात्रों को प्रेरणा देती है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भी जो नेता लंबे समय तक जेल में थे, वो भगवत गीता से प्रेरित हुए थे। उस दौरान भगवत गीता से उन्हें लड़ने की ताकत और नैतिक बल मिला था। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने झटके खाने के बाद भी कांग्रेस कुछ सीखती क्यों नहीं और हिंदुत्व से जुड़ी हर चीज का विरोध करती है। सिर्फ एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए वो हमेशा ही कुरान वगैरह की बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस नेता से पूछें कि कुरान एक धार्मिक किताब है या नहीं। अगर ये मजहबी किताब नहीं है तो हम कुरान को भी सिलेबस में शामिल करने के बारे में विचार करेंगे। मुझे लगता है हर इशू पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ठीक नहीं है। अगर ओवैसी का हिजाब पर पाबंदी का विरोध करना सियासत है, तो सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करना भी कोई धर्म का काम नहीं है, ये भी सियासत है। अगर कांग्रेस, जेडीएस और ओवैसी मजहब की सियासत कर रहे हैं, तो बीजेपी भी हिंदुत्व का राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है और राजनीति में होता आया है, आगे भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर मुद्दे को, हर छोटी बड़ी बात को हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया जाए। हर बात पर यह कहा जाए कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, यह भी ठीक नहीं है। लेकिन ओवैसी ये करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ओवैसी ने हैदराबाद में बैठकर कहा कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जेलर ने एक मुस्लिम कैदी की दाढ़ी जबरन कटवा दी। ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों के खान पान से, पहनावे से, टोपी से, दाढ़ी से, हर बात से प्रॉब्लम है। जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया। ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है ये, और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी हो जाता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है हिम्मत करेगा जेलर बोलने पाकिस्तानी उनको? तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासिर हो चुका है। बात छोटी सी है, लेकिन ओवैसी ने जो बात है वो गंभीर है। इल्जाम बड़ा लगाया। ऐसी बातों की चर्चा बहुत होती है, ऐसी बातें दिल पे असर करती हैं। तो मैंने इस पूरे केस की जानकारी ली। पता यह लगा कि ओवैसी जिस घटना की बात कर रहे हैं वो 14 सितंबर की है। कलीम खान के नाम के एक शख्स का वीडियो सामने आया था जिसमें वो पुलिस पर जुल्म करने का इल्जाम लगा रहा था। राजगढ़ के इस शख्स ने कहा कि जेलर ने पहले उसे पाकिस्तानी कहा और फिर जबरन उसकी दाढ़ी कटवा दी। जो जेलर है उसकी दाढ़ी थी कम से कम 8-10 साल, मैंने उसको कटाई किया ही नहीं, तो जेलर ने कटवा दी और मुझसे बोला कि तू पाकिस्तानी लग रहा है, पाकिस्तान से आया है। हमने खूब मिन्नतें करी उससे, हाथ जोड़ लिए उससे बोल दिया कि भैया हमारी छोटी सी धारा है, हम कल ही छोड़ जाएंगे, बाकी फिर भी नहीं माने। हमने की या तो मारा कुटी करके कटवाना पड़ेगी तेरे को
या फिर जबरदस्ती हम खुद काटेंगे, उनमें पूरी कटौती के गया है कि भैया उसको सस्पेंड किया जाए। जो जेलर है बहुत अन्याय करा हमारे साथ। अब इस मामले की बैकग्राउंड समझिए। कलीम खान जेल गया था, यह बात सही है। 13 सितंबर को उसे शांति भंग करने के इल्जाम में दफा 151 के तहत अरेस्ट किया गया था। कोई जमानतें नहीं मिला, इसलिए उसे थाने से बेल नहीं मिली, जेल भेजा गया। 14 सितंबर को यानी अगले ही दिन कलीम खान को जमानत मिल गई, यानी वो 24 घंटे से भी कम वक्त तक जेल में रहा। और यह सही है कि इस दौरान उसकी दाढ़ी कटी, लेकिन जेलर का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही कैदियों को रखा जाता है। अगर कोई अपने धर्म का हवाला देता है तो जेल में उसके दाढ़ी बाल नहीं काटे जाते। जेलर साहब ने कहा कि कलीम की मर्जी से एक मुस्लिम नाई ने ही कलीम की दाढ़ी काटी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। कलीम के साथ जेल में किसी तरह की जोर जबरदस्ती, कोई जाती नहीं हुई। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 8-10 आमद आती है और कौन बंदी आता है, कौन रिहा हुआ, हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो जिस धर्म का रहता है उसके हिसाब से उसको जेल में दाढ़ी या बाल रखने का प्रावधान है। ये जो भी लोग हैं ये फालतू का इश्यू बना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि दाढ़ी कटवा दी या करवा दी। हाँ, जैसे कि अभी मैंने देखा है कि उसका फोटो था तो वो काफी करीब 1 हाथ की दाढ़ी रखे हैं, तो उसको हमारे यहाँ जो जेल प्रावधान है, मैनुअल है, उसके हिसाब से उसकी दाढ़ी छटवाई गई होगी। नहीं, दाढ़ी बाल कटिंग कोई हमारी निगरानी में तो नहीं कटे, परंतु हवलदार मुखबिरी रहते हैं तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाता। परंतु ये है कि जो जिस धर्म का है और बताता है जब ये दाढ़ी बटेंगे तो उसके नहीं काटे जाते। कैदी था कलीम खान, उसको 151 CRPC के तहत SDM ने जिला जेल भेजा था। 13 तारीख को वो आया था और 14 तारीख को नेक्स्ट डे उसको रिहा कर दिया गया। जो मैंने जानकारी प्राप्त की जेलर से, उसने बताया कि कलीम खान ने स्वेच्छा से अपनी दाढ़ी कटवाई है और जो जिसने कटवाई है कलीम खान और जिसने दाढ़ी काटी है दोनों एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं। दाढ़ी काटने वाले का नाम सत्तार खान है। जेलर ने यह भी बताया है कि उनके पास वीडियो फुटेज है और साथ ही साथ उसने प्रतिवेदन भी प्रेषित किया है जिसमें इस बात की युक्तियुक्त रूप में पुष्टि की है कि कलीम खान के द्वारा स्वेच्छापूर्वक दाढ़ी कटवाई गई है, उस पर कोई दबाव नहीं था और उसके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वह असत्य एवं निराधार है और इसके संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदन जिला प्रशासन को दे दिया गया है। अब जांच में सारे सबूत सामने आ गए, सारी बातें सामने आ गई, इल्जाम गलत पाए गए। इसलिए मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी बोले। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओवैसी गलत जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है, जैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो सच्चाई से कोसों दूर हैं। ओवैसी जी बिना जानकारी के बोल रहे हैं। मुझे लगता है उनको गलत जानकारी दी गई है और इतनी दूर बैठे हैं तो सुनी सुनी बातों पर ही होगी। उसके विजुअल और फुटेज CCTV के मौजूद है। किसी भी की भी जबरदस्ती कोई भी दाढ़ी नहीं काटी गई है। वहाँ पर जो स्वेच्छा से जेल मैनुअल के तहत जब अंदर लेते हैं, 14 लोग थे और 14 लोगों को जब अंदर ले रहे थे तो ऐसे साफ सफाई करके ही अंदर जाने दिया जाता है। और उसके बाद उसने कहा है कि जब मेरी इतनी छुट्टी हुई है तो मुझे इसको काट दो, उसका कहा हुआ भी उसमें है। ओवैसी की बात मैंने आपको डिटेल में सुनवाई और इस पूरे मामले की डिटेल भी, सच्चाई भी बता दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी सी बात का फसाना बना दिया गया, सीधे इमोशन पर चोट करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं छोटी मोटी बात हो जाए, कोई ऊंच नीच हो भी जाए, तो समाज के लार्जर इंटरेस्ट में, समाज के हित में उसे नजरअंदाज करना चाहिए। हर मामले को मजहबी रंग देना समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि जनता के लिए जो फैसला सही है, जो जनता के हित में है, वो करना चाहिए, हिम्मत के साथ करना चाहिए। फैसला लेते वक्त चुनाव में क्या होगा इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए।
असल में आज नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में बीजेपी के मेयर्स की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में 18 राज्यों से बीजेपी के 121 मेयर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मोदी ने मेयर्स को शहरों के विकास के लिए कई सुझाव दिए, अपने अनुभव उनके साथ शेयर किए। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। अब मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाने का कार्यक्रम बनाया और करीब 100-150 ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर शहर में चौराहे की चिंता करना, एंक्रोचमेंट को हटाना, सफाई की चिंता करना, बिजली के तार पुराने हैं तो बताना, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। और जनभागीदारी से चौराहों के सुशोभन के लिए भी बहुत काम हुआ। अब उसमें एक मुद्दा था एंक्रोचमेंट हटाना। अब जब एंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात के भाजपा के नेता मिलने आए। उनका कहना था, साहब अभी तो हमारा कॉर्पोरेशन और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, अपने कार्यक्रम कैसे ले लिया। अच्छा, मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, लेकिन उस समय चुनाव है, मुझे भी ध्यान नहीं था। जब सब लोग आए मैंने कहा, देखो भाई अब ये बदल नहीं होगा, हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। मैं जानता हूं कि जब हम एंकरेजमेंट को हटाते हैं तो जिसका जाता है उसको गुस्सा भी आता है, नाराजगी होती है। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा। जब हमने एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयं आगे आए। लोगों ने जो अपना कभी आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट कुछ न कुछ किया था, सबने हटाना शुरू किया। रोड खुल गए, रोड चौड़े बनने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विकास के फॉर्मूले बता रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से हर काम को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वो हर बात को चुनाव से जोड़ते हैं। आज वो फिर से गुजरात पहुंचे, चार्टर प्लेन से वडोदरा पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते वक्त केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। केजरीवाल को थोड़ा एम्बैरेसमेंट तो हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा ये बीजेपी का डर है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता भेजकर उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। बाद में अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में एक टाउन हॉल प्रोग्राम किया और कहा उन्हें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों टारगेट करते हैं। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहां पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसे क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग। तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि। दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े। असल में शायद केजरीवाल को यह तो मालूम नहीं है, जानबूझकर बताना नहीं चाहते। मोदी मोदी के नारे सिर्फ उनके सामने नहीं लगे, राहुल गांधी के सामने भी लगे और ओवैसी के सामने भी लगे। चाहे तेलंगाना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह लोग इस तरह के नारे लगाते हैं और हर बार
जब चुनाव की रैलियां होती हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं। इन बातों को इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, यह खबर यूक्रेन वॉर को लेकर है। इस बात के संकेत मिले हैं कि रूस यूक्रेन वॉर जल्दी ही खत्म होने के कगार पर है। असल में यूक्रेन के 2 सूबे जिन पर रशिया का कब्जा है, वो जल्दी ही ऑफिशियली रशिया में शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रोविंस में रेफरेंडम होगा और उम्मीद जताई गई है कि इन दोनों राज्यों को रशिया का हिस्सा बनाने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 7 महीने बीत गए, यूक्रेन युद्ध में रशिया को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव से रशियन फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। हालात यह है कि पुतिन रशियन आर्मी में 1.5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान कर चुके हैं। इनके अलावा दुनिया भर का प्रेशर पुतिन पर है, इसलिए पुतिन भी युद्ध को जल्दी खत्म करने का रास्ता तलाश रहे हैं और ये 2 प्रोविंस उसका रास्ता दिखा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।